फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने लेकर आई हूँ हिस्ट्री लेसन नंबर 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर है। सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में क्लास 6 में आते सबसे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या हमारे हिस्ट्री में या क्या हमारे इतिहास में होता रहा है, क्या हमारे पूर्वज करते थे हमारे लिए, या वो क्या काम करते थे जिससे उनकी जीवनचर्या इस तरीके से चली कि जनरेशन इतनी लंबी होती जा रही है, हमारा विकास किस तरीके से हुआ। ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले कि हमें कैसे पता लगाना चाहिए कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था। आप खुद सोचिए कैसे पता लगाते हैं। अगर आपके आसपास कोई चीज़ हो रही होती है, आप रेडियो से पता करते हो, आप टीवी देख के पता करते हो। इसके अलावा आप जब भी आपके आसपास कोई कॉइन्स रखे होते हैं, आप उनको देख के पता करते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे आप पता कर लेते हो कि हाँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या चीज़ है। या फिर देखो, जब भी आपके कोई फ़ोटोग्राफ्स आपके घर में मिल जाते हैं सफाई के दौरान, तो आप उसको देखते हो, हाँ, ये ऐसे हुआ था। तो इससे पता चल जाता है कि बहुत पहले क्या-क्या चीज़ें हुई थी। तो यही हमारा सोर्स होता है कैसे पता लगाएँ। तो ये हमारे सोर्स यही होते हैं। कोई पुराने कॉइन्स अगर हैं हमारे पास, या पुराने कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, या हम कई बार वॉल पे कुछ बना देते हैं। आपकी फ्रेंड आई और आप आए और आपने कुछ सर्कल कुछ बना दिया, अपनी कॉपी पे कुछ बना दिया, तो आप वो देख कर याद करते हो, हाँ, मैं उस टाइम पे ये कर रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि पहले क्या हुआ था। इसके बाद अतीत के बारे में हमें क्या जानना है या हम क्या जानना चाहते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, हमारे पुराने ज़माने के लोग क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, वो काम क्या करते थे, पशुपालक थे, कृषक थे, शासक थे, व्यापारी थे। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि वो थे क्या, वो क्या काम करते थे, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो इसमें बिल्कुल क्लियरली मतलब हमें हिस्ट्री में पता होना चाहिए कि क्लियरली कि क्या होता था। देखिए, जो भी सटीक जानकारी होती है वो हमें नहीं मिल सकती। वैज्ञानिक जो कुछ खोज कर निकालते हैं, जिनके प्रमाण मिल जाते हैं, वही हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ अगर हुई होगी, शायद वो प्रमाण के अकॉर्डिंग रहते हैं। सबसे पहले लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया था? अगर नर्मदा नदी की बात करें, तो नर्मदा नदी के आसपास पहले लोगों ने रहना शुरू किया था। और वहाँ के कुशल संग्राहक मतलब जो लोग शिकारी हुआ करते थे और आसपास के जंगलों में आसपास के जंगलों में शिकार करा करते थे, उन्हें ही कहा जाता था कुशल संग्राहक या फिर आखेटक। आखेटक यानी कि शिकारी। यहाँ पे आपको पहले भी पता चल चुका है, यहाँ पर दिया गया है आखेटक यानी कि शिकारी। ये देखिए, आखेटक यानी कि शिकारी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके देखो, मैं साथ में से कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें पता चलती है वो मैं आपको बताती चलूंगी कि इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या निकल सकता है। तो हम कहते हैं आखेटक किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे शिकारी को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आके बन जाता है आपका कि जो सुलेमान और जो किरथर हैं, जो सुलेमान और हमारी जो किरथर हैं, वो किस टाइप की पहाड़ियां हैं। ये देखिए, ये सुलेमान और किरथक जो पहाड़ियां हैं, ये सुलेमान और किरथक पहाड़ियां हैं। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये आता है कि सुलेमान और किरथक क्या है, तो सुलेमान किरथक एक पहाड़ियां हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं उगाना शुरू किया था। गेहूं या जौ जैसी फसलें शुरू हुई थी। और उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब गाय और बैल वगैरह पालना शुरू किया था। उत्तर में गारो पहाड़ियां हैं और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले क्या उगाया गया था। सबसे पहले उगाया गया था चावल। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उगाया गया था यहाँ पर चावल। ये इंपॉर्टेंट है कि चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। उसके बाद हम आते हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में। सिंधु और सहायक नदियाँ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो सहायक नदियों का मतलब होता है एक ऐसी नदी जो कि बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी उन्हें कहते हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ होती है वो बड़ी नदी में आके मिल जाती है, तो उन्हें सहायक नदी कहते हैं। इससे जो बड़ी नदी होती है उसका रूप और ज़्यादा बड़ा होने लगता है। आरंभिक नगर हमेशा इन्हीं के आसपास इनका प्रारंभ हुआ था। और 2,500 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो गंगा और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहीं पर सबसे पहले
ये शुरुआत हुई थी, यहाँ पर लोगों के बसने की प्रक्रिया जो शुरू थी वही शुरू हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन इलाकों में नगरों का विकास होना शुरू किया था। इसका कारण क्या रहा होगा? कारण यही रहा होगा कि उन लोगों को बहुत ईज़ी तरीके से वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। देखो, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? हमें रहने के लिए चाहिए एक जगह जो आसानी से हमें मिल जाए। रहने के लिए हमें खाना चाहिए, तो आस-पास के इलाकों में जहाँ पे पानी की अगर पूरी तरीके से पूर्ति होगी, तो हमें पेड़-पौधे भी अच्छे खासे होंगे, तो वहाँ से खाना भी आराम से मिल सकता है और पानी तो हमारी बेसिक नीड है ही है, तो वो भी वहाँ पे ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद गंगा और सोन नदी के बारे में। देखिए, गंगा और सोन नदी की बात की सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है मगध की बात। मगध जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा और शक्तिशाली जो शासक थे वहीं पर थे। वहीं के शासकों ने सबसे बड़ा और विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों के बात की तो ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी जहाँ पर उसको मतलब कोई भी अ, मतलब उसको मात नहीं दे सकता था राज्य को। लेकिन इन राज्यों ने भी क्यों यात्रा की और क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जबकि कहीं पे हिमालय है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे रेगिस्तान है। जब भी इतना मतलब लोगों को रहने के लिए मैदानी इलाके मिल रहे थे, तो लोगों ने क्यों मतलब ये समुद्री मतलब रास्ते अपनाए, या क्यों वो पहाड़ों पे गए, वो क्यों रेगिस्तानों में गए? तो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया था? देखो, उनके जो कारण रहे होंगे, सबसे पहली बात है कि वो कितने टाइम तक वहाँ के आस-पास के इलाकों में रह पाते। उन्हें खेती करने का अंदाज़ा नहीं रहा होगा, तो शायद वो खेती नहीं कर सकते, तो वो आस जब रहते थे तो एक पेड़ पे से कितने टाइम तक फल उग सकते हैं? मतलब 4 महीना चलेगा, 6 महीने चलेगा, उसका तो खत्म ही हो जाना है ना, उसको नया आने में तो टाइम लगेगा, तो लोगों के पास ऑब्वियसली खाना खत्म हो रहा होगा, तो एक तो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते होंगे। उनका दूसरा कारण होगा काम की तलाश में, वो कहीं काम जाके कर पाएँ, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि अगर वो आस-पास नदियों के आस-पास के इलाकों में रहते होंगे, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उन्हें प्रॉब्लम आती होगी बाढ़ को लेकर। तो ये प्रॉब्लम आती होगी। दूसरी जगह कभी-कभी सेनाएँ दूसरे क्षेत्रों पे विजय हासिल करने के लिए भी जाती हैं, तो ये उनका कारण रहा होगा। काफ़िले जहाज़ों के साथ कहीं न कहीं अपनी मूल्यवान चीज़ों को लेके जाते थे कि दूसरी जगह जाके व्यापार करेंगे, तो ये भी रहता होगा। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे, इस कस्बे से दूसरी जगह पे जाओ और वहाँ पे अपनी चीज़ें मतलब अपने जो विचार हैं या अपने प्रवचनों को प्रकट करो, तो ये भी एक रीज़न रहता होगा। धार्मिक गुरु और ये सब लोग इधर से उधर यात्रा करते होंगे, या कुछ लोग तो सिर्फ़ अपनी मन की इच्छा को पूरी करने के लिए। आप लोगों के अंदर भी एक छोटा-सा बच्चा होगा जो कोशिश करता होगा कि हमें भी कहीं बाहर जाना है और हम देखें कि वहाँ पे है क्या, तो इसलिए भी लोग यात्रा करते होंगे। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रीज़न उनके रहे होंगे, और ऐसा भी रहा होगा कि वो कुछ लोग, एक मान्यता है कि कुछ लोग जो जहाँ पे जिनको एरिया बहुत पसंद आ गया वहीं पर रुक गए होंगे, या फिर कभी बाढ़ या सुनामी या कभी चक्रवात, कुछ ऐसी आपदाएँ आएँगी या भूकंप की वो जहाँ थे वहीं रुक गए होंगे। इसकी वजह से भी कल्चर हमारे इधर से उधर एक जैसा है, लेकिन अलग-अलग हिस्सों से प्रभावित हो गया है, तो ये भी एक रीज़न रहा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोगों ने यात्रा इसीलिए की होगी। लेकिन एक बात और है कि इनकी यात्रा करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि जो लोग यात्राएँ करते थे, लोगों के आवागमन की वजह से जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएँ थी ना, वो बढ़ती चली गई। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कल्चर था हमारा, वो बढ़ता चला गया। हमारा कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता चला गया। उसके बाद हमारे भारत की अगर बात करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भारत की बात करें, तो भारत का नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हमारे भारत का नाम इंडिया भी है, इंडिया है, भारत है, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कुछ अलग अलग नाम बोलते हैं, तो क्या क्या कारण थे? इंडिया की बात करें तो इंडिया सब आपकी आपकी सेकेंड लाइन में लिखा ही हुआ है साफ साफ कि इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और यूनान का अगर हम पता लगाते हैं, तो वहाँ पे लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जो आने वाले ईरानी यूनानी लोग थे, उन्होंने इंदोस कहते थे, और जो कि उसको नाम चेंज पढ़ाकर उसको नाम इंडिया हो गया। और अब भरत नाम की एक कहानी बहुत उल्लेख है कि महाराजा भरत करके एक राजा हुआ करते थे, तो उनके नाम पे भी हमारे भारत का नाम रखा गया था। ऋग्वेद में भी हमारे भारत का नाम भारत था, तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत का नाम भारत पड़ गया। कोई अपने मन से हिंदुस्तान बुलाता है, कोई अपने मन से इसको भारत बुलाए, कोई इंडिया बुलाए, लेकिन हम लोग भारत देश के, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग निवासी हैं, भारतीय हैं। तो ये हमारे देश के नाम ही इतने सारे, जबकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे ही देश के इतने सारे नाम क्यों हैं। श्रीलंका का नाम देख लीजिए, एक ही नाम है। नेपाल का नाम देख लीजिए, एक ही नाम है, और सिर्फ भारत के हैं इतने सारे नाम। तो ये हमारे तो बहुत गर्व की बात है। अतीत के बारे में कैसे जानें? देखिए, अभी हमने बात की थी कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं।
तो ये तो अभी हमने आज के टाइम की बात की। बहुत पहले तो टीवी नहीं हुआ करते थे, रेडियो नहीं हुआ करते थे, बुक्स नहीं होती थी, फोटोग्राफ्स नहीं होते, तो पहले ज़माने में कैसे पता चलता था? तो पहले ज़माने में होता था, जो पुराने ज़माने की बुक्स होती थी उनको ढूंढना। वो बुक्स किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियों पर। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? पांडुलिपि का मतलब होता है ताड़पत्र होते हैं। ताड़पत्र एक हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ उगता है जिसको भुर्ज एक पेड़ है। भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है, उस पे विशेष तरीके से तैयार किया जाता है ये पांडुलिपि, और इस पे कुरेदा जाता है, तो उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका मेन क्वेश्चन भी तैयार होता है कि पांडुलिपि किस पर बनाई जाती है या पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि पांडुलिपि का मतलब होता है कि जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं और वो किस तरीके से बनाई जाती है, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार की जाती है। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार होता है कि हमारे भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, या हमारे भारत के अनेक नामों का इतिहास बताइए, तो ये भी क्वेश्चन तैयार होता है। तो आपको साथ के साथ आपके क्वेश्चंस भी तैयार होंगे। देखिए ये है आपकी पांडुलिपि, इस तरीके से पांडुलिपि होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इतने वर्षों में जो पांडुलिपि है, किसी ने वो बची तो रही नहीं थी। देखिए कभी कीड़ों ने खा ली, कुछ बच भी गई, ऐसा नहीं कि सारी नष्ट हो गई है, कुछ बच भी गई, कुछ कीड़ों ने खा ली। कोई धार्मिक पुस्तकें थी वो अपने मंदिरों में अगर बची हुई थी तो वहाँ बच गई। लेकिन उन पांडुलिपियों में क्या क्या चीज़ें थी वो इम्पॉर्टेंट है कि पांडुलिपियों में चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या क्या थी। देखिए इनमें क्या था, जो कि अगर हम किसी मंदिर से प्राप्त करते तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे धर्म के मान्यताओं के बारे में बात होगी। अगर हमें किसी राजमहल से प्राप्त होती तो राजाओं के जीवन के लिए प्राप्त होगी। अगर हमें किसी हॉस्पिटल, अब पहले ज़माने में हॉस्पिटल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर हमें औषधि और विज्ञान आदि की कहीं पे जगह से मिली होगी तो वहाँ पे औषधि और विज्ञान की चीज़ें मिलती होंगी। यहाँ पर महाकाव्य, हमारे दो भारत के बड़े महाकाव्य हैं। वो महाकाव्य कौन से हैं बताइए? आई नो कि सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो बताती हूँ। रामायण और महाभारत, ये दो हमारे महाकाव्य सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। इसके अलावा कविता नाटक भी है बहुत सारे, वो भी लिखे गए हैं। ये सभी ऑलमोस्ट संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत का मतलब होता है वो भाषा जो आम लोग बोलते थे। देखिए भाषाओं को लेके बहुत ज़्यादा थी, हमारा खुद की भारत में इतनी सारी भाषाएं होती है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग ज़्यादा है। तो जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो अब जो दिल्ली में नॉर्मल मिली जुली हिंदी इंग्लिश बोली जाती है उसमें लैंग्वेज में लिखी जाती होगी। अगर हरियाणा की तरफ चले जाओगे तो हरियाणवी भाषा में मिलेगी। अगर आप बिहार की तरफ चले तो भोजपुरी भाषा मिलेगी। तो आम लोग जो बोलते थे उस एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे बुक्स मिलती थी। अभिलेख, अब अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है ऐसा लेख जो कि किसी पत्थर या किसी बड़ी धातु पर लिखा जाता है, उसको काट काट कर और उस पर तब उसको मतलब कुरेद कुरेद कर लिखा जाता है, तो इसे अभिलेख कहा जाता है। कई बार बड़े बड़े शासकों ने, जिसमें अशोक जो राजा थे उनका बहुत बड़ा नाम आता है कि उनके द्वारा बहुत सारे अभिलेख लिखवाए गए थे। तो और वो इसलिए लिखवाए जाते थे, और जबकि जो अभिलेख थे वो सारे के सारे बच गए हैं। कुछ ही हैं जो नष्ट हो गए किसी बाढ़ की वजह से या फिर किसी भूकंप की वजह से, वरना ज़्यादातर बच गए हैं, क्योंकि उनको उनको नष्ट करना, पत्थरों के अभिलेख को नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें राजा रानियों का विवरण या किसी शासक का विवरण या उनकी लड़ाइयों का विवरण, ये सब ज़्यादातर इसमें हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ पे इनकी बड़ी प्रॉब्लम क्या आई थी कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हमें राजा रानियों के तो सारे वो मिल गए कि किस तरीके से राजा बिहेव करते थे, वो तो सारे हमें मिल गए। लेकिन जो नॉर्मल जो आम लोग काम करते थे वो हमें नहीं मिल पाए, क्योंकि आम लोग अपनी ज़िंदगी का थोड़ा कुछ ब्यौरा लिखते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज अगर हम मोदी जी की बात करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इन सभी के बारे में आपको गूगल पे या किसी बुक में सब जगह मिल जाएंगे। अब एक बात की जाए, आपका नाम अगर सोच लीजिए अगर प्रिया है या राम है या श्याम है, आपके बारे में कितने लोगों को पता होगा? अगर आप आम लोगों में आते हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, तो आपका कितने लोग जानते होंगे? शायद बहुत कम, शायद वही लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं या हमारे जो फ्रेंड सर्कल में आते हैं। तो यही बात होती है। और आप कितना अपने बारे में किसी बुक में लिख रहे हैं? शायद नहीं लिख रहे, मैं भी नहीं लिखती हूँ, आप भी नहीं लिखते हो। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं लिखते, और हम लोगों को चलो आदत भी हो गई है अगर अपने बारे में कुछ लिखना या अपनी डायरीज, पर्सनल डायरीज लिखना। तो आपकी मम्मी या पापा के बारे में देखिए, उनके बारे में कोई कितना जानता है? अगर वो मतलब शासक या किसी अन्य इस प्रणाली से नहीं आते हैं, इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि आम लोगों के बारे में हमें कुछ भी चीज़ नहीं मिल पाई।
देखिए, खुदाई में जो हमारे अभिलेख को मैं कंटिन्यू करती हूँ कि इन अभिलेखों से क्या-क्या चीज़ें मिलती थी। इसके अलावा सिर्फ़ अभिलेख ही नहीं, कहीं पे सिक्के मिले, कहीं पे बर्तन मिले, कहीं पे कुछ हड्डियाँ मिली चिड़िया की या मछलियाँ की, उनसे भी हमें पता लगा कि वो क्या चीज़ें खाते थे और किस तरीके से रहते थे। इसके अलावा मतलब देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि अंत तो नहीं बचा होगा, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ भी अगर ऐसा मिला हमें, कोई भी अवशेष मिला, तो उसे हमने पूरी तरीके से मतलब जानने की कोशिश की हमारे इतिहास में लोग कैसे थे, क्या यूज़ करते थे। सबसे बड़ी बात है कि इतिहासकार ही कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो इतिहासकार का मतलब है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इतिहासकार कौन होते हैं। तो इतिहासकार वो लोग होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और वो ये जितने भी जो स्रोत है जो मैंने ऊपर से बताया था, किसी लकड़ी के टुकड़े हो गए, या कोई अन्न का दाना बचा रह गया, या कोई सिक्का बच गया, या कोई टूटे फूटे बर्तन मिल गए, तो उन सब से जो पता लगाते हैं, उनका स्रोत जो होता है, सोर्स होता है जिससे पता लगाते हैं, तो उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। तो इतिहासकार जो हमें बता देते हैं, हमें पता चल जाता है कि अतीत में यही चीज़ है। और ऐसा नहीं कि इतिहासकार ने जो मुँह में आया बोल दिया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक आपको पूरे वो बताते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, हमें ये चीज़ मिली है, तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि हाँ, ये चीज़ हुई होगी। इसके बाद है जो मैं आपको बता रही थी कि मतलब इस इतिहास में लोगों के बारे में से राजा-रानियों के बारे में सबको पता चल जाता था, लेकिन आम लोगों के बारे में किसी को पता नहीं चलता था। एक बात और, जगह-जगह का भी फ़र्क पड़ता था। जैसे अगर आप देखो, आप किस तरीके से रहते हो, आपके पड़ोस वाला कैसा रहता है, या थोड़ी-सी जगह की बात करें, अगर आप सपोज़ कि यूपी में रहते हैं तो आपका कल्चर अलग होगा, कोई हरियाणा में रहता है उसका कल्चर अलग होगा, राजस्थान में रहता है उसका कल्चर अलग होगा। तो ये कल्चर की वजह से भी लोगों के जीवन के रहन-सहन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि लोगों को ये बात निकालने में बहुत टाइम लगा कि लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। तो ऐसा नहीं कि अगर मछलियाँ मिली तो सभी लोग मछलियाँ खाते होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग शिकार करते तो सभी लोग शिकार करते होंगे। वो हो सकता है कि सिर्फ़ कंदमूल खा के भी रहते हो, तो ये भी हो सकता है। कंदमूल खाने का तो आपको कोई वो नहीं मिलेगा, कोई कोई हथियार नहीं होता है। तो आपको कोई इसका सोर्स भी नहीं मिलेगा कि हाँ, पे वो किस तरीके से रहते थे। तो ये एक अलग-अलग चीज़ें थी जो विद्यमान थी उसमें। इसके अलावा मैंने आपको बता दी कि नॉर्मल जो लोग थे उनका लेखा-जोखा मिलता ही नहीं था, तो ये बहुत प्रॉब्लम थी। उस बारे में बात आई थी कि डेट्स हम किस तरीके से, देखिए हमारी जो डेट्स हैं वो हमारी क्रिश्चियन के यानी कि ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म के आधार हम लिखते हैं कि अगर 2000 वर्ष का अगर हम बात करते हैं तो ईसा मसीह से जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद की हम बातें करते हैं। ईसा मसीह के जो जन्म से पूर्व की जो सारी तिथियां होती हैं वो ईसा से पहले होती है, और उसके बाद यानी कि ईसा पूर्व बोलते हैं, और जो 2000 के बाद तो उनको बाद की बात करते हैं। तो ये जो मतलब होती हैं, ये आप देखिए किस तरीके से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में कभी-कभी आ भी जाता है 1 मार्क में कि किस तरीके से। अंग्रेजी में अगर बीसी बोलते हैं तो इसका मतलब है ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और कभी-कभी एडी बोलते हैं तो एनो डोमिनी बोलते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है 2 लैटिन भाषाओं से मिलकर बना, इसका नाम है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष का जो टाइम होता है वो। तो आप देख लीजिए, एडी, सीई, बीसी, बीसीई, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें करनी, ईसा पूर्व या ईसवी, बस। इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद होता है यहाँ पर, देखिए ये एक अफ्रीकी देश है, मिस्र, वहाँ पे एक ही लैंग्वेज है। सबसे पहली बात है, ये बहुत एक्स्ट्रा में आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिपि है जो अभी तक भी पढ़ी नहीं गई है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है इनको पढ़ना, यानी कि जो हमारे इतिहासकार है वो अभी तक भी इसको नहीं पढ़ पाए हैं। अगर वो पढ़ लेते तो शायद उनके बारे में हमें काफ़ी पता चल जाती। मिस्र के उत्तरी तरफ रोसेटा नाम का एक कस्बा है, जहाँ पर ये हमें ऐसा पत्थर मिला, और जिस पर एक ही लेख 3 बार अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया है। तो वो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या लिखा है, कैसे पढ़ा है। जो लोग यूनानी भाषा पढ़ भी सकते हैं, उन्होंने राजा रानियों के उसको फ्रेम को दिखाया है, उसको कारतूस बोला है, लेकिन अगल-बगल के जो समार्थक जो शब्द है वो समझ नहीं पाए। तो हमें अभिलेखों को पढ़ना, लिपियों को पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। हम कह सकते हैं कि इतिहासकार हमारे लिए हमारे इतिहास में जो जो एक राज दफ़्न है वो अभी तक ढूँढ-ढूँढ के ला रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें पता चल रहा है कि हम पहले कैसे थे और हमने कितना डेवलप किया। देखिए, हमारे इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम डे बाय डे जो डेवलपमेंट करते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें भी और आगे आने वाली जनरेशन को भी। ओके, थैंक यू।